मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। पिछले 3-4 एपिसोड्स में हमने और देवेश त्रिपाठी ने धारा 8, धारा 9, धारा 10 और धारा 11 पर चर्चा की। ये 4 धाराएं अगर हम कहें कि मूल रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिसमें कौन सी सूचना मना की जाए और कौन सी सूचना दी जाए, इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। लेकिन अभी हम दोनों को लगता है इस पर और चर्चा करने की ज़रूरत है। इसलिए आज की चर्चा इन चारों धाराओं को समन्वित करके कुछ और सूचनाएं आपको हम देना चाहेंगे, जिससे वादी और प्रतिवादी दोनों लाभान्वित हो सकें। वादी ये समझ सके कि कौन सी सूचना मांगनी है और कौन सी नहीं मांगनी है। प्रतिवादी ये जान सके कि कौन सी सूचना देनी है और कौन सी नहीं है देनी है। तो देवेश जी, फिर हम लोग इस चर्चा को इस क्रम में आगे बढ़ाते हैं। हाँ, नमस्कार सर। हम लोगों की विस्तृत चर्चा इन बिंदुओं पर हुई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह डिसाइड करना कौन सी सूचनाएं रोक प्राप्त हैं, कौन सी सूचनाएं दी जा सकती है। इस पे थोड़ी सी चर्चा, जैसे सर आपने जो डायरेक्शन दिया है कि हम लोग आदेशों पे बाद में बात करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ी सी एक चीज़ें आती है कि यहाँ क्लियर कर दिया जाए, बाकी चीज़ें बाद में हम लोग क्लियर करेंगे। हमने देखा सर सेक्शन 8 और सेक्शन 9, जिस पे हम लोगों ने बात करी। सेक्शन 8 की जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं, उसके संदर्भित जो सूचनाएं हैं उस पे रोक प्राप्त है। इसी तरह हमने 9 पे बात करी थी कि ऐसी सूचनाएं जो इंफ्रिंगमेंट ऑफ कॉपीराइट से है, और दूसरा जो हम लोगों ने बात करी पृथक कारणीयता पे। इसी से रिलेटेड हम लोगों ने देखा सर कि बहुत से मामलों में 3-4 केसों का बहुत चर्चा किया जाता है, और जन सूचना अधिकारी ऐसी सूचनाओं को भी रोक लगा देता है उन आदेशों के आलोक में जो सूचना दे है। उन आदेशों को बहाना बना सर, करके ऐसी तो सूचनाएं सबसे रोकते पहले हैं जो मुझे दी जा सकती दी हैं। जा सकती है। तो इसके संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण हमने देखा है, बहुत से मामलों में देखा गया कि आदित्य बंदोपाध्याय के केस का चर्चा किया जाता है, या गिरीश चंद पांडे के केस में जो बैंक से रिलेटेड सूचना थी, एक ट्रांसफर और कि एक व्यक्ति की जो एम्प्लॉयी था, उससे रिलेटेड थी। और जो आदित्य बंदोपाध्याय वर्षीय सेकेंडरी एजुकेशन से संबंधित थी, सीबीएसई बोर्ड से जो थी, उससे संबंधित था कि गिरीश चंद पांडे ने कि एक पार्टिकुलर वर्ष में जो परीक्षा ऑर्गेनाइज कराई गई थी, उससे सभी से रिलेटेड सूचनाओं की मांग की गई थी। तो इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत अच्छा, हम कहते हैं कि इससे बढ़िया आदेश तो अगर देखें सर, हो ही नहीं सकता, विशेषकर आवेदकों के लिए। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो इसमें कोट किया है, वो थोड़ा सा मैं चाहूंगा अगर लोग उसको जाने, कोट किया किया गया है नहीं, उसमें। बिल्कुल। तो सबसे पहले उस माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसके बारे में हम बात, आदित्य बंदोपाध्याय बनाम सीबीएसई। सर इसमें जो कोट किया गया है, वो थोड़ा सा पूरी तो पढ़ नहीं पाएंगे, ये तो तो आदेश उसका ऑपरेटिव पार्ट जो है ये तो हम लोग 355 सर। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों चीजें कही है। सबसे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इस पैरा 37 जो आदेश के पेज संख्या 52 पे है, ये थोड़ा सा लोगों को जानना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहा, द राइट टू इंफॉर्मेशन इज द डिस्क्रिमिनेशन राइट इंफॉर्मेशन एंड राइट टू इंफॉर्मेशन आर इंटेंडेड टू be a formidable tool in the hands of responsible citizen to fight corruption and to bring in transparency and accountability. The provision of RTI Act should be enforced strictly, and all efforts should be made to bring to light to the necessary information under Section B of Section 41 of the Act, which related to securing transparency and accountability in the working of public authority and its discrimination corruption. इसमें सर सबसे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो शब्द कोट किया है कि जो आरटीआई एक्ट है, इसके जो सेक्शन 41B है, अभी तो हम इस पे भी अभी जो अगस्त, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत अच्छा आदेश दिया, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय खोला कि ये सभी अथॉरिटी को जो एक्ट का प्राविधान है उसको स्ट्रिक्टली लागू किया जाए, क्योंकि ये ऐसा एक्ट है जो करप्शन से लड़ने के लिए अगर देखें सबसे अच्छा है। लेकिन जो बाद में कोट किया गया, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक चीज और कही, उसी पैरा में आगे कहा गया है कि इफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिजल्ट इन द एग्जीक्यूटिव गेटिंग बॉग डाउन विथ द नॉन प्रोडक्टिव वर्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट, नॉन प्रोडक्टिव वर्क एक शब्द का उपयोग किया गया है। दूसरा आगे, और वर्क ऑफ द कलेक्टिंग एंड फर्निशिंग इंफॉर्मेशन।
इसमें जो शब्द उपयोग किया गया, ऐसी सूचनाएं जिसका करप्शन या इससे कोई लेना देना नहीं है, जो नॉन प्रोडक्टिव ऐसे सूचनाएं हैं, इसको देने के लिए मैं डायरेक्शन नहीं दे सकता, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है। क्योंकि ऐसी सूचनाओं को अगर कलेक्ट करने, फर्निश करने के लिए अगर डायरेक्शन दिए जाते हैं, तो कहीं न कहीं जो देश का विकास है, वो बाधित होगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं और स्पष्ट उसमें कोट किया गया है, जो सूचनाएँ ट्रांसपेरेंसी, करप्शन से रिलेटेड नहीं है और वो बहुत बड़े पैमाने पर किसी कार्यालय को उनके सूचनाओं के जब संकलन शब्द, एक संकलन शब्द जो इम्पोर्टेंट है, संकलन शब्द का बहुत महत्वपूर्ण हमने देखा, एक ही प्राधिकरण में सूचनाएँ धारित है और सीधे कह दिया जाता है कि इसे में संकलित करना। संकलन का तात्पर्य एक प्राधिकरण से नहीं है, अन्य जगहों से, जैसे कई जगह पहले सर जब हमारा एक्ट प्रावधान इसमें आया, तब जन सूचना अधिकारी एक विभाग में एक हुआ करता था, उसके कई ब्रांचेज हुआ करते थे और वहाँ से उनको कलेक्ट करना होता था, इसलिए संकलन शब्द का इसमें उपयोग किया गया। तो सबसे पहली बात ये है कि इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय फिर उसमें पूरी, अगर हम पूरा पैरा पढ़ेंगे, इसके पैरा उसमें जो 32-33 कई हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ इस एक्ट को ये कहा गया है कि स्ट्रिक्टली लागू किया जाए और वह सभी सूचनाएँ फर्निश किया जाए, दिया जाए जो आवेदक चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है। तो इस एक्ट में जो स्पष्ट है, मैं थोड़ा-सा सूचनाओं के संबंध में बता दें क्या चाहा गया था। इस जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ये केस गया था सर, इसमें सेकेंडरी स्कूल से जो एग्जामिनेशन कराए गए थे पूरे देश से रिलेटेड, सीबीएसई बोर्ड के, उससे रिलेटेड पूरा उनके द्वारा सूचनाओं की मांग की गई थी और ऐसी स्थिति में देश में इनके सैकड़ों ब्रांच हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय का यही तथ्य था, अगर सभी से हम फर्निश करने के लिए कहें, तो पूरा सेकेंडरी बोर्ड जो एजुकेशन है, इन सूचनाओं को कलेक्ट करने में पूरी समय व्यतीत हो जाता और महीनों लगते। तो सर मूल कार्य प्रभावित होते। इसलिए कभी भी जन सूचना अधिकारी इसके आड़ में ऐसे का कहीं न दुरुपयोग, इस पे स्ट्रिक्टली इस पे लिखा भी गया है कि उसका दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए और जो आवेदक हैं, उन्हें भी इन चीज़ों से बचनी चाहिए कि जो नॉन प्रोडक्टिव, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, ऐसी सूचनाओं का मतलब डिमांड भी बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है आदित्य बंधु उपाध्याय का केस अगर पढ़ा जाए, सबसे अच्छा और बहुत अच्छा बेहतरीन डिसीजन है और आवेदक के पक्ष में भी और विशेष कहें देश के पक्ष में। मैं जन सूचना अधिकारी का पक्ष कहना नहीं चाहता क्योंकि जन सूचना अधिकारी कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक अथॉरिटी है, अथॉरिटी को बिलॉन्ग करता है। तो सर ऐसे केस जो हैं, इसको कहीं न कहीं आवेदक को भी, और हम लोगों ने तो लिखा भी कि माननीय सीआईसी को भी लिखा था कि ऐसे जो आदेश हैं, इसे हमारी वेबसाइट पे अपलोड भी होने चाहिए। अगर ऐसे आदेश वेबसाइट पे अपलोड हो रहे हैं, तो निश्चित ही इसका लाभ सभी को मिलेगा। देखिए, सूचना कानून जो आरटीआई एक्ट 2005 है, मूल रूप से पारदर्शिता लाने के लिए ही सिस्टम है और भ्रष्टाचार रोकने के लिए है। अगर दो उद्देश्य ये सफल नहीं हो रहे हैं, तो फिर आरटीआई एक्ट का वादी या प्रतिवादी के लिए बहुत मतलब नहीं, ना सिस्टम के लिए है। ये जो सीबीएसई बनाम बंदोपाध्याय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय जो केस है, ये मुख्य रूप से मेरी जितनी मतलब जितना समझ में आया, वो यह कि सरकारी अधिकारियों को एक कवच प्रदान करता है कि वो जब उनका मूल कार्य प्रभावित हो या सूचनाएं इतनी विस्तृत हों जिनको कलेक्ट करना पड़े और उनका जो है समय श्रम अधिक व्यय हो और मूल कार्य प्रभावित हो, तो नहीं दें, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की मंशा है। लेकिन जन सूचना अधिकारी अगर इसका दुरुपयोग करते हैं तो ये वांछनीय नहीं है और सामान्य रूप से देखा गया है कि छोटे-छोटे मामलों में भी इसका जो है दुरुपयोग देखने को मिला है। तो इस दुरुपयोग से बचना चाहिए और आवेदक को भी इस प्रकृति की सूचना नहीं मांगनी चाहिए जिससे जन सूचना अधिकारी को आदित्य बंदोपाध्याय के दुरुपयोग का मौका मिले। कुल मिलाकर के हम लोगों का इतना ही मंतव्य है। और मैं थोड़ा-सा इसमें और कोट करूँगा। हमने कई सर पीठ में सुना, केवल इन्फॉर्मेशन कमीशन उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेंगे। हमने कई कमीशन में देखे, मध्य प्रदेश में हमने देखा, कई कमीशन में देखा कि कभी-कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि जैसे 4(1)B, अभी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश आ गया। लेकिन इसमें भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसके पैरा 36 में ये स्पष्ट किया है, मैं थोड़ा-सा अगर
इसमें कहा गया सेक्शन 98 ऑफ आरटीआई एक्ट हैज इनक्रेस्टेड द सेंट्रल अथवा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन विद द पावर टू रिक्वायर एनी पब्लिक अथॉरिटी टू एनी सच स्टेप्स एज मे बी नेसेसरी टू सिक्योर द कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि बहुत सी जगहों पे देखा गया है, हमने कई पीठ को कहते हुए देखा कि उनके पावर में, जबकि अभी जो केस था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इसको स्पष्ट खोला, लेकिन इसमें भी खोला था। माननीय जो भी हमारे स्टेट कमीशन है अथवा सेंट्रल कमीशन है, वहाँ ये ऐसी सूचनाओं को बार-बार उनकी इंक्वायरी कराने, उसको मतलब व्यवस्थित रखने के लिए, और वो जितना शीघ्रता से आवेदकों के पहुँच में हो, उसे कंप्लायंस कराने का पूरा पावर है। और ये अगर कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें यूटिलाइज़ होती हैं, तो मुझे लगता है सर कि आवेदन जो इस प्रकार से आवेदन आ रहे हैं, तो उनकी संख्या में बहुत बड़े पैमाने पे कमी होगी। इसमें दूसरी चीज़ स्पष्ट किया गया, जो सबसे ज़्यादा सर देखने को मिलता है कि 50% के अगर हम कहें कि 70% जो आवेदन आ रहे हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन कमीशन में सुनवाइयों में सुना जाता है, ये कहीं न कहीं 4(1)B से रिलेटेड ही आते हैं। जैसे उसमें से 17 प्रकार की जो सूचनाएँ स्वतः प्रकटन योग्य हैं। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी इसमें स्ट्रिक्टली कहा है कि जो 4(1)B से रिलेटेड हैं, ऐसी सूचनाओं को तथा जितना शीघ्र हो, समस्त अथॉरिटी इसे पब्लिश करे। तो निश्चित ही है, अगर ऐसी सूचनाएँ ये सिस्टम से डिमांड है एक प्रकार से नहीं उसमें कि सर 17 प्रकार की सूचनाएं जो कहेंगे वह जो है अपने संबंधित वेबसाइट्स पर डाल दें सर ताकि उसके बारे में आवेदक को बहुत आरटीआई लगाने की जरूरत ना पड़े। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।